हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे टारगेट सेमेस्टर चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट के विषय में। आपकी एंड टर्म की परीक्षाएं काफ़ी करीब हैं और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी को एक नई राह और एक नई ऊर्जा देने के लिए हम सभी लोग आपके साथ तत्पर और तैयार हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स। प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट एंटरप्राइज और एक होता है नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। अब कॉर्पोरेट एंटरप्राइज किसे कहते हैं? ऐसे एंटरप्राइजेज जो रजिस्टर्ड होते हैं अंडर एनी स्पेसिफिक लॉ, जैसे कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। दिस आर द कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड अंडर द स्पेसिफिक लॉ। एंड व्हाट अबाउट नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज? नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज ऐसे एंटरप्राइजेज होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, दे आर नॉन रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज। यदि हम नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज की बात करें तो एग्जांपल्स की श्रेणी में तीन तरह के एग्जांपल्स हमारे पास। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप और तीसरा है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दिस आर नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज। व्हाई दिस आर नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज? बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी स्पेसिफिक लॉ। यदि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करना है तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, ये आपको पता होगा। और यदि आपको पार्टनरशिप का बिजनेस करना है तो इसका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। उसी प्रकार यदि आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करना है तो यहाँ भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। Now what about corporate enterprises? Corporate enterprises are those enterprises which are registered and they are monitored under specific law. ये किसी विशेष कानून के अंदर इनकी मॉनिटरिंग होती है और इन पे कंट्रोल और सुपरविजन रखा जाता है। फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किस लॉ के अंदर रेगुलेट किया जाता है आपको पता होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो 1912 का है। कब का है? 1912 का। इस एक्ट के अनुसार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रेगुलेट किया जाता है। उसी प्रकार जॉइंट स्टॉक कंपनी के विषय में आपको पता होगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जॉइंट स्टॉक कंपनी को रेगुलेट किया जाता है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप? एज द नेम सजेस्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले सोल का मतलब होता है सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ऑनरशिप। एक ऐसा बिजनेस जिसमें सिंगल ऑनरशिप हो। सिंगल ऑनरशिप का मतलब क्या है? एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई सिंगल मैन हो जो उस पूरे बिजनेस को हैंडल करता हो, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सो अगेन इसके डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ वन मैन बिजनेस। द मैन इन्वेस्ट द एंटायर कैपिटल, ही बियर्स ऑल द रिस्क, ही टेक्स ऑल द एडवांटेजेस एंड मैनेज द बिजनेस बाय हिमसेल्फ। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप एक वन मैन बिजनेस होता है जिसमें एक ही व्यक्ति पैसा भी लगाता है, पूरा का पूरा पैसा लगाता है, इसके साथ साथ सारे के सारे बिजनेस के रिस्क को भी बेयर करता है और सारे के सारे एडवांटेजेस भी लेता है बिजनेस से, और सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को मैनेज करने की भी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। अब ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सोल प्रोप्राइटरशिप को इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप और इसके साथ साथ इसको हम सिंगल ट्रेडरशिप भी कहते हैं या सोल ट्रेडरशिप भी कहते हैं। यदि हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज इजी। सोल प्रोप्राइटरशिप में इसको बनाना और इसको बंद करना, सोल प्रोप्राइटरशिप को खोलना, इसका फॉर्मेशन करना और इसको क्लोज करना काफ़ी आसान होता है, बिकॉज देयर आर नो एनी मैंडेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस विच यू हैव टू फॉलो while forming the sole proprietorship business or while closing the sole proprietorship business. The second one feature is that यहाँ पे रीजन भी दिया है less formalities at it has no separate law. यहाँ पे less formalities होती हैं क्योंकि यहाँ पे इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है, कोई एक अलग कानून इसके लिए नहीं बनाया गया है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का वो होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइबिलिटी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब कोई लिमिट नहीं, इसका मतलब क्या? यदि हम अकाउंट्स के टर्म में इसको डिवाइन करें तो यदि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस केस में जो भी उसका मालिक होगा उसके पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है टू मीट द लाइबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। यानी अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसमें ऑनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है यदि हमारा
बिजनेस इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो। तीसरा फीचर है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। पूरा रिस्क सोल प्रोप्राइटरशिप में एक व्यक्ति बियर करता है और पूरा पैसा, पूरा प्रॉफिट भी वही लेके जाता है। कंट्रोल की यदि बात करें तो कंट्रोल केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में रहता है और वो होता है सोल प्रोप्राइटर यानी ऑनर ऑफ द बिजनेस। नो सेपरेट एंटिटी फॉर द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेसमैन। यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होता है। जैसे आपने कंपनी के केस में पढ़ा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में पढ़ा होगा, वहाँ पे एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है, कंपनी को अपने ऑनर से अलग माना जाता है। बट इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है बिजनेस की बिजनेसमैन से, यानी बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही एंटिटी हैं, दे आर नॉट सेपरेट। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? निरंतर नहीं हो पाता। ये जो बिजनेस होता है इसको निरंतर चलाने में दिक्कत आ सकती है। यदि जो व्यक्ति इस बिजनेस को चला रहा है यानी सोल प्रोप्राइटर जो है, यदि वो मर जाता है या फिर वो किन्हीं कारणों से बिजनेस को बंद कर देता है, आफ्टर दैट द बिजनेस विल ऑल्सो डाई। यदि वो व्यक्ति बिजनेस को बंद करता है तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो सकता है। लेकिन कंपनी में क्या होता है? कंपनी में यदि एक मेंबर मर जाता है या फिर एक मेंबर बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहता है तो इसके अलावा जितने भी और मेंबर्स होते हैं वो उस बिजनेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बट इन द सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पे बिजनेस के चलने में संभावना हो सकती है, ये संभावना हो सकती है कि बिजनेस ना चल पाए ज़्यादा समय तक। तो फीचर्स को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर इजीली। इसको बनाना और इसको बंद करना आसान होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटर की। सोल रिस्क बियरर होता है, यानी जो सोल प्रोप्राइटर होता है वही सारा रिस्क भी बियर करता है, उसके साथ साथ पूरा का पूरा प्रॉफिट भी वही लेके जाता है। पूरा कंट्रोल उस सोल प्रोप्राइटर का ही के हाथ में ही होता है और कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है सोल प्रोप्राइटर और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। यानी सोल प्रोप्राइटर और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस दे आर बोथ द सेम थिंग। लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है, बिजनेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि यदि सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर बंद करना चाहता है तो उसके बाद से सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस हमारी बंद हो जाएगी, उसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है फर्दर। यदि हम मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स पे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले टर्म में भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे मेरिट्स पे। सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट है क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्योंकि किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सारा काम एक ही व्यक्ति हैंडल कर रहा है जो ऑनर है, तो डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, क्योंकि किसी से कंसल्ट करने की, किसी से कोई एडवाइस लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? सीक्रेसी, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको आप रहस्य बना सकते हो। उस इन्फॉर्मेशन को आप किसी के साथ यदि शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप ही तक लिमिटेड रहती है। तो देयर इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक और डिमेरिट हो गया, मेरिट हो गया इसका, सॉरी। सीक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड। यहाँ पे आपके बिजनेस का जो रहस्य है उसको मेंटेन किया जा सकता है। डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, यानी जितना काम करेगा बिजनेसमैन डायरेक्ट प्रॉफिट उसी को मिलेगा, किसी और को बांटने की जरूरत नहीं है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। यदि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में आप ऑनर हैं और आपने यदि कुछ अच्छा किया है तो पूरा का पूरा श्रेय आप ही को मिलता है और आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है। अकम्प्लिशमेंट मतलब अचीवमेंट। आपको ऐसा लगता है कि हमने कुछ प्राप्त कर लिया है और जो आपने प्राप्त किया है वो आप ही के दम पे सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है। ऐसा लगता है कि सब हमने ही किया है, क्योंकि हमारे अलावा कोई और दूसरा करने वाला है नहीं। एज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इसको बनाना और इसको बंद करना आसान होता है, बिकॉज देयर इज नो सेपरेट लॉ। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है यहाँ पे। मेरिट्स का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला मेरिट है क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेना आसान होता है, जल्दी जल्दी डिसीजन हम ले सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, यानी इन्फॉर्मेशन को हम सीक्रेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन की सीक्रेसी को मेंटेन कर सकते हैं। डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, जितना काम करेंगे डायरेक्टली हम ही को प्रॉफिट होगा। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है और फॉर्मेशन और क्लोजर इसका काफ़ी आसान होता है। लिमिटेशंस की यदि बात करें, यानी डिमेरिट्स की यदि बात करें, तो डिमेरिट्स पे भी बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पिछले बार भी DDU BCom एंट्रेंस एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ आपके जो एंड टर्म के एग्जाम थे उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज। सीमित संसाधन होते हैं आपके पास। यदि आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अकेले कर रहे हैं। अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास जितने एसेट्स होंगे, आपके पास जितना पैसा होगा, बस आप उतना ही ला सकते हैं। यानी आपके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अगर दो लोग हों तो ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे एज कम्पेयर टू सिंगल पर्सन। लिमिटेड लाइफ होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है, क्योंकि यदि हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर बंद करना चाहता है, यानी ऑनर बंद करना चाहता है, तो उसको बंद कर सकता है और उसको बंद हो जाने की वजह से हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, उसका लाइफ खत्म हो जाएगा।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अगेन जो ऑनर होता है उसकी लाइबिलिटी सबसे ज़्यादा अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी होती है, एक ही व्यक्ति सारा काम कर रहा है, वही अपने बिजनेस का अकाउंटेंट भी है, वही अपने बिजनेस का HR मैनेजर भी है, वही अपने बिजनेस का क्लर्क भी है, सब काम वही कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के पास सारे गुण विद्यमान नहीं हो सकते हैं, सारे गुणों का होना एक व्यक्ति में संभव नहीं है। अब चूंकि एक ही व्यक्ति सारा काम हैंडल कर रहा है तो उसकी जो मैनेजरियल एबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जिससे बिजनेस के ऑपरेशंस पे प्रभाव पड़ता है। अब एक अकाउंटेंट की अकाउंटिंग करने का जो तरीका है और एक जो HR मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ को हैंडल करने का तरीका है, वो तरीका एक जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को हैंडल कर रहा है ऑनर, उसके पास सारे तरीके तो नहीं हो सकते हैं, इसीलिए इसकी मैनेजरियल एबिलिटी लिमिटेड होती है। तो 4 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज, संसाधन सीमित होते हैं। लिमिटेड लाइफ भी हमारी सीमित होती है, यदि सोल प्रोप्राइटर्स बंद करना चाहते हैं इसको तो बंद कर सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और मैनेजरियल एबिलिटी भी अगेन लिमिटेड होती है। अगला है हमारा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, शॉर्ट में HUF। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? द बिजनेस ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, यानी एक ऐसा बिजनेस जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स के द्वारा यानी उनके सदस्यों के द्वारा ऑन किया जाता है, उनके द्वारा चलाया जाता है, उसको हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ बिजनेस दैट कैन बी सीन ओनली इन इंडिया। हमारे पूरे जो व्यवसाय का तंत्र है उसमें सबसे प्राचीन जो व्यवसाय का तंत्र है वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही है। अब इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एंड टर्म में कि विच वन इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब इसको कैसे गवर्न किया जाता है? तो इसको गवर्न किया जाता है अंडर हिंदू लॉ। अब आपको एक और चीज़ बता दें, हर एक धर्म का अपना कायदा कानून होता है। जैसे हिंदू के लिए हिंदू लॉ बनाया गया है, वैसे ही पारसियों के लिए पारसी लॉ बनाया गया है, मुस्लिमों के लिए इस्लाम लॉ बनाया गया है, इसके साथ साथ जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए क्रिश्चियन लॉ बनाया गया है। तो उसी प्रकार जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है। और इसके लिए एक और चीज़ है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसको याद रखना है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये नीचे दिया गया होगा, वो ये बता रहे हैं आपको। चलिए आगे बात कर लेते हैं। द बिजनेस इज कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफ द फैमिली हु इज एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड कर्ता। ये जो पूरा बिजनेस होता है इसको एक ही व्यक्ति हैंडल करता है, जो पूरे परिवार का हेड होता है उसको हम कर्ता कहते हैं। कौन होता है? कर्ता। तो पहली चीज़ तो कंफर्म है, जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा वो हमारे फैमिली का पूरा हेड होगा और इसके साथ साथ फैमिली का सबसे एल्डेस्ट मेंबर होगा, यानी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा और उसको हम कर्ता कहेंगे। दूसरी चीज़, जो बाकी सदस्य होंगे हमारे फैमिली के, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, दे आर कॉल्ड co-partners। ये याद रखना है, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली अपार्ट फ्रॉम कर्ता आर द co-partners एंड द co-partners आर गिवन द इक्वल राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर एंड दे आर गिवन द इक्वल राइट इन द बिजनेस। यानी जो और पार्टनर्स होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं उनको भी इक्वल राइट दिया जाता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति, जो संपत्ति हमको अपने माँ बाप से मिला है। यदि हम फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। According to Hindu Succession Act 1956, at least 2 members are required in a family to operate a joint Hindu family business and to form a joint Hindu family business। यदि आपको joint Hindu family business में उतरना है तो कम से कम आपके परिवार में 2 सदस्य होने चाहिए, उनके साथ आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी जो पैतृक संपत्ति है वो होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे आप बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ भी हमने आपको इसके पहले बताया था, द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्नड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको गवर्न किया जाता है बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसको याद रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लाइबिलिटी की यदि बात करें तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में 2 तरह की लाइबिलिटी होती है। जो कर्ता होता है, कर्ता यानी एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, जो सबका बाप है, ऐसा सीधे भाषा में यदि समझे, जो सबका बाप है, जो सबसे बड़ा है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि पूरा बिजनेस का कंट्रोल उसी के हाथ में है। और जो को-पार्टनर्स होते हैं यानी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, दे हैव टू बेयर लिमिटेड लाइबिलिटी। उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन कर्ता की केवल लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंट्रोल की यदि बात करें तो पूरा कंट्रोल बिजनेस का कर्ता के हाथ में होता है
और पूरा जो मैनेजमेंट होता है वो कर्ता के हाथ में होता है। कंटिन्यूटी की यदि बात करें तो इसमें कंटिन्यूटी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से अच्छी होती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में यदि ऑनर मर जाता है, यदि ऑनर बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की कंटिन्यूटी बढ़ जाती है, क्योंकि एक मेंबर या ऑनर के मरने से यानी कर्ता के मरने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कर्ता मर जाता है तो जो दूसरा सबसे बड़ा मेंबर उसको कर्ता बना दिया जाता है और ये बिजनेस की कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। द डेथ ऑफ अ मेंबर और कर्ता डज नॉट अफेक्ट द बिजनेस, लेकिन इन द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस द डेथ ऑफ द ऑनर अफेक्ट द बिजनेस एंड द बिजनेस विल बी डिसकंटिन्यूड। बट इन द केस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ऐसा नहीं होता है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंपैरिजन में कि किस बिजनेस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिजनेस की ज़्यादा होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में ज़्यादा होती है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ज़्यादा होती है। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको वहाँ पे दिमाग लगाना है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। नाउ माइनर मेंबर, सबसे पहले शब्द को समझ लेते हैं। माइनर शब्द का मतलब होता है नाबालिग। अब नाबालिग थोड़ा सा जटिल शब्द हो गया हिंदी का। नाबालिग का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है। दैट मीन द पर्सन हु हैज़ नॉट एक्वायर्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स इज कॉल्ड माइनर। तो अकॉर्डिंग टू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो एक्ट है, आप माइनर मेंबर्स को आसानी से अपने फैमिली बिजनेस में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में यदि आपको मेंबर बनना है तो आपको उस फैमिली का पार्ट होना पड़ता है। और यदि कोई बच्चा फैमिली में जन्म लेता है तो अपने आप वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मेंबर बन जाता है, उसको अज्यूम्ड मेंबर कहते हैं। तो मेंबरशिप बाय बर्थ यानी मेंबरशिप आपके जन्म से ही हो जाती है। फीचर्स को एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। फॉर्मेशन, मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, ये याद रखना है। अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स इन योर फैमिली टू फॉर्म द बिजनेस, टू ऑपरेट द बिजनेस। द सेकंड वन थिंग इज दैट लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स बट द अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पूरा बिजनेस का कंट्रोल एक व्यक्ति के हाथ में होता है और वो व्यक्ति कौन होता है? कर्ता यानी एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। कंटिन्यूटी पे उतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यदि कर्ता मर जाता है तो नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेंबर है कर्ता के बाद, उसको हम अपने बिजनेस का कर्ता अपॉइंट कर सकते हैं। माइनर मेंबर्स, मेंबरशिप पॉसिबल है। माइनर भी यदि मेंबर बनना चाहता है तो अपने आप बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक चीज़ हुआ था, पहले देखिए जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया इन 1949, 26 नवंबर 1949 को आपको पता होगा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा चुका था और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न दिया गया राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 15। इस राइट टू इक्वलिटी के अनुसार हर एक व्यक्ति को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन एक दिक्कत था। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था उसमें हमारे जो फैमिली मेंबर्स थे उनमें डिस्क्रिमिनेशन होता था। मेल मेंबर्स को ज़्यादा राइट दिया जाता था और फीमेल मेंबर्स को कम राइट दिया जाता था। इससे हमारे देश में जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस थे उसमें इनइक्वालिटी का माहौल था। इसके लिए हमारे देश में गवर्नमेंट को बहुत देर से बुद्धि आती है। आपको पता है हमारे देश की गवर्नमेंट काम बहुत देर से करती है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग भी बड़ा सुस्त होते हैं। तो बड़े देर से एक एक्ट बनाया जाता है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में एक कानून बनाया जाता है कि जितने भी मेंबर्स हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली में होंगे, वेदर दे आर मेल मेंबर और फीमेल मेंबर, इट डज नॉट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेल मेंबर हैं कि फीमेल मेंबर हैं, यू विल गेट द इक्वल राइट इन योर बिजनेस। आपको इक्वल राइट यानी बराबर का अधिकार दिया जाएगा आपके बिजनेस में। मेरिट्स की यदि बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेरिट है इफेक्टिव कंट्रोल। पूरा जो बिजनेस का कंट्रोल होता है वो सिंस कर्ता के हाथ में होता है तो कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है और कंट्रोल बहुत इफेक्टिव होता है। कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस में उतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि कर्ता मर जाता है तो उसके बाद जो एल्डेस्ट मेंबर है उसको वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है, यानी एग्जिस्टेंस हमारा कंटिन्यूड रहता है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, किसकी? लिमिटेड लाइबिलिटी केवल को पार्टनर्स की होती है, ये याद रखना है। लिमिटेड लाइबिलिटी केवल को पार्टनर्स की होती है, यानी द मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता के अलावा और जो बिजनेस के मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, बट द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड। तो यहाँ पे मेरिट्स वाले पॉइंट में लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, लेकिन डीमेरिट वाले पॉइंट में अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी कर्ता की, अभी बताएंगे आपको। चौथा है इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। लोगों के बीच में जो भाईचारा होता है बहुत अच्छा होता है, सभी लोग वफादार होते हैं और आपस में सामंजस्य स्थापित करके, समन्वय स्थापित करके अच्छे से काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। वो सभी लोग एक
परिवार के ही हिस्सा हैं तो वो सभी लोग शिद्दत से काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि बिजनेस में फ़ायदा होगा तो फ़ायदा किसी आउटसाइडर को नहीं जाएगा, वो सभी हमारे परिवार के लोगों को ही मिलेगा। इसलिए लॉयल्टी और कॉपरेशन ज़्यादा होता है आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। यदि मेरिट्स की एक बार ओवरव्यू देखें हम, तो सबसे पहला है इफेक्टिव कंट्रोल। डिसीजंस हाथ में है कर्ता के, इसलिए कंट्रोल काफ़ी आसान होता है। एग्जिस्टेंस कंटिन्यूड होता है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है को पार्टनर्स की, और लॉयल्टी और कॉपरेशन भी रहता है पार्टनर्स और बिजनेस के मेंबर्स के बीच में, यानी फैमिली के मेंबर्स के बीच में। लिमिटेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। सबसे पहला लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पे संसाधन सीमित होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे सीमित होते, पूरा परिवार ही काम कर रहा है। सीमित इसलिए हैं क्योंकि यदि आप तुलना करेंगे कंपनी से, तो कंपनी पूरे पब्लिक एट लार्ज से पैसा कलेक्ट कर सकती है, रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकती है, लेकिन अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यदि हम तुलना करेंगे बड़े कॉर्पोरेट से, तो इनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, स्कैर्सिटी होती है। दैट्स वाई लिमिटेशन में पहला हो जाएगा लिमिटेड रिसोर्सेज। इट डिपेंड्स मेनली ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज। और आपका जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, आपके सारे के सारे जो बिजनेस के एसेट्स हैं वो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से ही एक्वायर होने चाहिए। यानी आपकी जो पैतृक संपत्ति है उसी से आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, रन करेंगे, उसको फॉर्म करेंगे, उसको एक लीगल एग्जिस्टेंस देंगे। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर लिमिटेशन वाले पॉइंट में आ गया, लेकिन मेरिट वाले पॉइंट में क्या होगा, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स। ये लिमिटेशन है अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कि कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगला टॉपिक है डोमिनेंस ऑफ कर्ता का प्रभुत्व होता है, यानी कर्ता जो चाहेगा बिजनेस में वही होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये जो बाकी के पौधे हैं वो सब गिरे हुए हैं, लेकिन एक जो पौधा है यानी जो भी चेस में खेला जाता है वो खड़ा है। इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि इन चारों की नहीं चल रही, इन पांचों की नहीं चल रही है, केवल इसकी चल रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कर्ता का प्रभुत्व है, कर्ता जो चाहेगा वही होगा। तो इससे एक डिमेरिट भी होता है कि और लोगों का उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उतना ज़्यादा उनको राइट नहीं दिए जाते हैं। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, कर्ता चूँकि पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है तो सारी जिम्मेदारी उसी के हाथ में है, और वो कर्ता सारे फील्ड में एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता है। दैट्स वाई द मैनेजरियल स्किल्स ऑफ द कर्ता इज लिमिटेड। एक बार और ओवरव्यू देख लेते हैं इसका। तो लिमिटेशंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कर्ता का प्रभुत्व यानी डोमिनेंस ऑफ कर्ता। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, कर्ता की जो स्किल्स हैं वो लिमिटेड है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और आपके एग्जाम्स में जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, उन पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बहुत जल्द आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रोवाइड किए भी जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही आप शिद्दत के साथ हमारे चैनल से जुड़िए, पढ़िए और जीवन में कुछ अच्छा करिए। और इसके साथ साथ टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमको एज अ मोटिवेशन लाइक बटन पर जरूर क्लिक करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।